तो सर अब आने वाले दिनों में फॉर एग्जांपल अगर 2026 के लिए अगर बच्चा अपेयर करना चाह रहा है तो फिर क्या स्ट्रैटेजी अभी आपने जो रिजल्ट देखा उसके बाद अकॉर्डिंगली अगर अक्टूबर 2025 से अगर हम बात करें तो बच्चों को अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस है जो कि करने की जरूरत पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस ओनली। सो जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर हमने जब आर एस ओनली की शुरुआत करी थी तब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका हमने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में उनकी मदद करी थी और उसमें से बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे इंटरव्यूज हैं जो कि हुए थे। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू जो पैनल को लीड किया था वो राकेश सर ने किया था, जो कि आर एस ओनली के चीफ मेंटोर भी हैं और हमेशा गाइड करते रहते हैं बच्चों को उनकी एंटायर फाउंडेशन से लेकर इंटरव्यू की जर्नी तक। तो आज हम इस वीडियो के अंदर राकेश वर्मा सर से बात करने वाले हैं कि एक तो इतनी कम कट ऑफ होने का कारण क्या रहा, क्योंकि अगर आप पिछले 2018 से देखेंगे तो इतनी कट ऑफ कम हमें कभी भी देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट 350 नंबर से होते होते 350 से 350 होते होते 208 नंबर पे पहुंच गई। तो कहाँ पे हमारे राजस्थान के बच्चे अभी मेंस आंसर राइटिंग में लैग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में डीप डाइव करके हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ में जो बच्चों का मेंस हो गया है उनके लिए हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में क्या ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे वो पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ है राकेश वर्मा सर, जो कि आर एस ओनली के चीफ मेंटोर भी हैं। पिछले बहुत सालों से जो है वो यूपीएससी और आरएस के कैंडिडेट को उन्होंने मेंटोरशिप किया है और बहुत बच्चे हैं जो कि उनके गाइडेंस के अंडर में सिलेक्शन हुए हैं और बहुत अच्छी रैंक है जिन्होंने यूपीएससी के अंदर स्कोर करी है। और पिछले काफ़ी दिनों से इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सर से। और हमने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों के साथ में हमने इंटरव्यू करवाए थे और इस साल भी हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में प्लान कर रहे हैं। तो वेलकम सर, थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो टाइम निकालने के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया सर, और रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली हम यही समझते हैं कि कट ऑफ हमेशा ऊपर ही जाएगी, जिस तरीके से रिसोर्सेज, कंटेंट, मटेरियल लोगों के पास में अवेलेबल हो रहा है। लेकिन कट ऑफ इतना कम जाना सर, ये कैसे मुमकिन हुआ, और सर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? थैंक यू भुनेश जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करने की शुरुआत करने के लिए। और मुझे ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि पिछले 3 दिनों से बच्चे बहुत दुखी हैं, बच्चे बहुत आश्चर्यचकित हैं और बच्चे भय से भी पीड़ित हैं। ये क्या हुआ, ये ऐसे मार्क्स कैसे कम आए और क्यों हम इतने पीछे रह गए, इस चीज़ को सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने पॉइंट उठाया, सबसे पहले मैं इसी बात पे शुरू करना चाहता हूँ कि जैसे इस बार सडनली कट ऑफ नीचे हो गई। अब कट ऑफ नीचे नहीं हुई एक्चुअल में, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बेसिकली हमारी खुद की मेहनत की कमी है। ये जो हमने जो पढ़ाई की ना आरएस की तैयारी के लिए, इसके हम ट्रेडिशनली अपने आप को वही समझने लग गए, रटेंगे और रट के फिर हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और हम सेलेक्ट हो जाएंगे। स्थितियां वो नहीं है बच्चों। अब सब पैटर्न चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। और जिस प्रकार यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात क्या पूछे जाते हैं, जहां पर आपको अपने विचारों को, अपने ज्ञान को करंट के साथ जोड़कर और फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ये तो हम भूल ही गए यहाँ पर करना। जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चों से बात करता रहता हूँ, वहां पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फिक्स्ड दिखाया गया, उसको याद करने के लिए कहा गया, डिक्टेट कर दिया और वो क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही नहीं रहे। यह है कारण जिसके कारण की कट ऑफ कम आई है। पेपर कठिन नहीं था, किसी हालत में कठिन नहीं था। सवाल तो कोई क्वेश्चंस जो भी थे वो सिलेबस से बाहर आए ही नहीं, यानी कि हर क्वेश्चन सिलेबस के अंदर था। फर्क इतना कि उस सिलेबस को हमने पढ़ा कैसे। कहीं हम उसी पुराने तरीके में अपने आप को ढालते रहे, या फिर हमने समझने की कोशिश की कि अब क्या परिवर्तन हो गए हैं और उन परिवर्तनों के हिसाब से किस प्रकार हमें अपने आप को ढालना है, ताकि हम हर स्टेज को, पहला, दूसरा और फिर जो लास्ट माइल इंटरव्यू का स्टेज है, उसको आसानी से कंप्लीट कर सकें। ये बात है भुनेश जी। और सर कुछ बच्चे जो मुझे मिले उनका ये भी मानना था कि इवैल्यूएशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस अपनाई गई है, कॉपी चेकिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिली है। तो आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है आरपीसी के साथ में भी सर, तो ऐसा आपको भी ऐसा लगता है कि कॉपी चेकिंग में या फिर इवैल्यूएशन में इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करी है, सो दैट कट ऑफ जो है एक बहुत कम जा सके, या फिर एक जो आरपीएससी का जो अपना खुद का जो प्राउड है उसको मेंटेन करने की कोशिश करी गई है? अब भुनेश जी, मैं इसमें आप एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में मार्क्स कम आने का एक विशेष कारण रहा है। इस बार पैटर्न चेंज हो रहा था, इवैल्यूएशन का तरीका चेंज हो रहा था।
प्रश्नों के उत्तर को समझाने की रिक्वायरमेंट फर्क हो रही थी। और एक बहुत बड़ी बात जो सारे बच्चों ने मिस की, बहुत सारे बच्चों ने, कि ये समझ नहीं पाए कि जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस के अंदर वर्ड्स लिमिट दी हुई, ज्यादातर बच्चे वर्ड्स लिमिट को तो मानते ही नहीं है। जबकि जो वर्ड्स लिमिट इसलिए दी गई है बेटा कि हमें यह पता चले कि कोई बच्चा जो एग्जाम दे रहा है उसके जो विचार हैं या जो उसकी नॉलेज है, क्या उसको वो कंसाइज कर कर उतने शब्दों में प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर सकता है या नहीं कर सकता। और अब ये क्यों नहीं हुई तैयारी हमारी? ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स के अंदर लाइव आंसर राइटिंग सोची ही नहीं गई, बच्चों को तैयार उस तरह से करा ही नहीं गया। टेस्ट सीरीज चला दी। टेस्ट सीरीज चलाने से बच्चे के अंदर वो नॉलेज बेस नहीं आ सकता जिससे कि वो एग्जैक्टली उसी अनुसार अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सके, जो कि आरपीएससी की अपेक्षा है। इसका मतलब आरपीएससी ने कोई स्ट्रांग और ऐसा स्टेप लेकर मार्किंग को नीचे नहीं किया है, सिर्फ बच्चों की कमी उजागर की है कि तुम लोग सही डायरेक्शन में नहीं हो, जाओ अच्छे से सही डायरेक्शन में जाओ, सही एजुकेशन लो, सही तरीके से पढ़ो, तो आपके पास सफलताओं के रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं। ये बात है उमेश जी। तो सर अब आने वाले दिनों में फॉर एग्जांपल अगर 2026 के लिए अगर बच्चा अपेयर करना चाह रहा है तो फिर क्या स्ट्रैटेजी, अभी आपने जो रिजल्ट देखा उसके बाद अकॉर्डिंगली अभी से अगर अगर अक्टूबर 2025 से अगर हम बात करें तो बच्चों को अपनी स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस है जो कि करने की जरूरत पड़ेगी सो दैट 2026 में ये सेम इशू है जो कि उनको नहीं देखना पड़े? बहुत अच्छी बात आपने की। मेरा इतने सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस और बच्चों के साथ इंटरेक्शन होना, उसके आधार पर मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हमें अपनी शुरू से ही एक की टू सक्सेस उसकी पालना करनी पड़ेगी। अभी की टू सक्सेस क्या है भाई, इसको समझना जरूरी है। हमने जब अपने इंस्टीट्यूट में यहां पर हमने आकर देखा तो हमने देखा कि पहले दिन से ही बच्चों को उस की टू सक्सेस में डाल दिया गया। अर्थात क्या किया गया कि भाई ओके, सबसे पहले कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको, कंसेप्ट के साथ जो करंट इश्यूज हैं उनको मर्ज किया जाएगा, और इनको मर्ज करने के बाद आपका नॉलेज गैदरिंग कैसे हुआ है इसको हम चेक करेंगे बच्चों को बोर्ड पर बुलाकर। क्या बच्चा वाकई में कंसेप्ट को समझा है या केवल रटने की प्रतीक्षा कर रहा है और रटने की उस प्रक्रिया में है। इसके साथ साथ बच्चों, जब ये चीज एक बार अगर आप सीख जाओ तो उसके बाद आपको तैयारी करनी है अपनी लैंग्वेज को सुधारने की। यहां मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, हिंदी लैंग्वेज के लिए भी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी। पेपर 4 तो आप लोग बहुत सरल मान के चलते हैं, पेपर 4 में तो 100-150 नंबर, 125 नंबर आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं है बच्चों। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूपीएससी के चेयरमैन साहब जो पुराने रहे हुए हैं, अग्रवाल साहब, उनके साथ बात की थी। उनसे एक बच्चे ने पूछा कि हमारे हिंदी मीडियम में सिलेक्शंस क्यों कम होते हैं भाई? तो उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया कि हम हिंदी के स्टूडेंट्स, हम हिंदी मीडियम में लिखने वाले और हिंदी ही सही नहीं लिखते। सही बात है। अर्थात जब हमारी हिंदी की लैंग्वेज सही नहीं है, हम लंबे लंबे अजीब से सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं, हम सार्थक रूप में ग्रामर सही नहीं लिख पाते, तो आप समझ लीजिए आपका पेपर 4 तो गया। अब बाकी 3 पेपर के लिए क्या आपने वाकई में वो नोट्स बनाए हैं जो कि सिलेबस से करंट इश्यूज को जोड़ते हुए आपके आंसर्स को इतना प्रभावशाली बनाएं जिसमें आप अपने विचारों को भी जोड़ सकें और इतने कम शब्दों में जोड़ सकें? इसका मतलब अब क्या करना चाहिए हमको? अभी से, इसी समय से, यानी कि कल से ही अगर आप अगला एग्जाम दे रहे हैं तो हमें स्पेशली अपने को स्मार्ट नोट्स बनाने की प्रक्रिया में डाल देना चाहिए। आप इंस्टीट्यूट आके हमारे देखिए, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार स्मार्ट नोट्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार हम लोगों ने बुक्स बनाई है अलग तरीके की, जिसके अंदर जो कंटेंट है वो अपने आप में एक स्पेशल कंटेंट है जो आपके विचारों को, जो आपकी व्यूज हैं करंट टॉपिक्स पर, करंट विषयों पर, वो इतने स्ट्रांगली उभर कर आएंगे कि आपको खुद को बहुत आश्चर्य और सुखद अनुभव होगा। और सर साथ में करंट अफेयर का वेटेज, जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि डे बाय डे हर एक एग्जाम में, यूपीएससी में तो पहले भी था, बाकी स्टेट पीसीएस में भी अब करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले सर मैंने एक क्लास करी थी प्रीलिम्स के लिए, करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स में करवा रहा था, तो मैंने डिकोड किया था कि लास्ट ईयर के पेपर में कितने करंट अफेयर के सवाल आए। तो सर जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं या जहाँ पर भी जिन लोगों ने भी वीडियो बनाए थे, सब ने 20-25 क्वेश्चन बोला था करंट अफेयर के इतने आए, लेकिन सर मैंने जब पूरा एनालिसिस किया तो 43 क्वेश्चन थे प्रीलिम्स के अंदर जो कि करंट अफेयर के थे आरएस के अंदर लास्ट ईयर के पेपर के अंदर।
विच इज अमेजिंग कि आपको 60-70 क्वेश्चन करने थे कट ऑफ निकालने के लिए, ऑलरेडी कट ऑफ बहुत कम गई थी, उसमें से 43 तो करंट अफेयर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन थे। अब मेंस के अंदर भी उसका वेटेज इतना बढ़ता जा रहा है, तो बच्चों को करंट अफेयर को लेकर कैसे अपने आप आंसर राइटिंग में एड ऑन करना है सो दैट उसका आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट हो जाए और अभी से होना चालू हो जाए। बिल्कुल। बच्चों, मुनेश जी ने एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है और इसका जब तक आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए सफलता के रास्ते थोड़े कठिन ही रहेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं 2-3 चीजें। सबसे पहले ये तो आप मान लीजिए कि धीरे धीरे जो करंट अफेयर्स का कंटेंट है, जो कंपोनेंट है, प्रीलिम्स में और मेंस दोनों में बढ़ता जाएगा। आपको एक बात बताऊं, इस बार यूपीएससी के अंदर जीएस के पेपर्स में 84% क्वेश्चंस करंट इशू से रिलेटेड आए थे। आप बिलीव कर सकते हैं? इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में हमारे आरपीएससी के एग्जाम में भी करंट इश्यूज का, करंट अफेयर्स का कंटेंट बढ़ने ही वाला है। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए? पहली चीज तो हमारे यहाँ हम सुबह 1 घंटे का बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम देते हैं, उसको आप अटेंड करिए। बड़ा फेमस है और भुवनेश जी खुद देते हैं उसको। बट उससे भी एक मजेदार चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, जिससे आप अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे अगर हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे। अब आपने करंट अफेयर्स पढ़े सुबह सुबह, अखबार के साथ जोड़ा, इसके साथ साथ हमने कुछ आइडेंटिफाई कर लिए हैं सोर्सेस। तो जनरल हम नहीं जा रहे जैसे इंस्टीट्यूट्स करते हैं, हमने हर एरिया वाइज सोर्सेस को आइडेंटिफाइड कर रखा है। अब क्या होगा, करंट इशू पढ़े आपने, उन सोर्सेस को देखा और उन सोर्सेस से जो सूचना है वो हमने करंट अफेयर्स के साथ मिला दी। अर्थात हमारे पास उस करंट अफेयर का क्रिटिकल एनालिसिस और उससे संबंधित सारी सूचनाएं एकत्रित हो गई। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी थोड़े दिन पहले हमने एक स्लाइड बनाकर दिखाई थी, उसमें विभिन्न योजनाएं जो थी, जो कृषि की योजनाएं थी, एग्रीकल्चर की योजनाएं थी, उनके बारे में विवरण किया। अब और जगह क्या होता है, हाँ भाई ये योजना है, इसका लाभ ये है, इसके लाभार्थी हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने उसके अंदर सारी चीजों को जोड़ा कि भाई ये योजना है, इसके संबंधित कौन कौन सी दूसरी योजनाएं हैं, इसके क्या फायदे हैं, दूसरी योजना के साथ मिलकर इसका क्या परिणाम आ रहा है, और फिर अल्टीमेटली कौन इससे कवरेज हो रहे हैं और कहां उसका लाभ पहुंचने वाला है। यानी कि जब हम इतनी सारी चीजों को उस करंट इश्यू के साथ जोड़ लेंगे तो अपने आप जो करंट अफेयर्स तैयार हो रहे हैं ना बच्चों, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उससे संबंधित, वो आपके लिए बहुत सरल क्वेश्चन होगा और आपको लगेगा अरे प्रश्न तो बहुत ही सरल आए हैं, पेपर तो बहुत ही सरल आए हैं। और एक चीज और इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, आपने ये देखा होगा कि इस बार ऑप्शन वाले बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए। आप याद रखिएगा, आरएस ओनली की तरफ से बताने वाली ये बात अगले साल के पेपर में आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आएंगे कि इतने ऑप्शंस में से 2 सही हैं या 3 सही हैं या 4 सही हैं। हमारी बात याद रखिएगा। और इसकी तैयारी जब भी हो सकती है जबकि आप करंट इश्यूज को थ्योरी के साथ जोड़कर एक सक्षम नोट हर चीज के लिए बनाते जाएं, जिसको हम अपने इंस्टीट्यूट में कह रहे हैं क्रिटिकल इश्यूज डेवलप करना। दैट इज द तरीका मुनेश जी। सर एक चीज और है कि आज के टाइम पे जब ये कट ऑफ इतनी कम गई है तो इसको एक स्टूडेंट को कैसे लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डिस्करेज हो चुके हैं, लेकिन एक तरफ जब हम कुछ बच्चों को देखते हैं तो वो एंकरेज भी हो रहे हैं कि कट ऑफ कम गई है। तो आपके अकॉर्डिंगली बच्चे को इस चीज को कैसे अज्यूम करना चाहिए, क्योंकि अगर 2-2, 3-3 साल प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट है, जिनका प्रीवियस ईयर के अंदर भी जो सिलेक्शन हो चुका था, उन्होंने वापस से ट्राई किया था। ऑब्वियसली हर बच्चा जो है वो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जो है वो काम करने की कोशिश करता है, बट रैंक इंप्रूवमेंट वाले लोग और साथ में इतने सारे पुराने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, उन सबके बाद में भी आंसर राइटिंग करने के बाद अगर किसी के 208 नंबर कट ऑफ अगर जारी है, तो जो नए स्टूडेंट है उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट है, हम कैसे कर पाएंगे जब पुराने नहीं कर पा रहे हैं। तो सर आप इस चीज को कैसे समझते हैं, ये किस चीज को? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात पूछी भुवनेश जी। मैं इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये हैरेस होने की, निराश होने की और अपने आप को पीछे ढकेलने की बात नहीं है। ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज की तैयारी करनी है हमको। ये नहीं सोचना कि इतना पेपर कठिन आ रहा है या कुछ हो रहा है, क्योंकि पेपर तो बिल्कुल सरल आ रहे हैं। सिर्फ इतना है कि हमें एक चैलेंज रूप में इसकी तैयारी करनी है। और जब किसी चैलेंज के साथ हम तैयारी करते होते हैं ना, कि हमारे सामने चैलेंज है, तो अब हम फिर तैयारी जान लगा के करते हैं, केवल रटने से नहीं, केवल
किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए नोट्स पर आधारित नहीं, अपनी नॉलेज को स्ट्रांग करके और फिर उस तरीके से अपने आप को ओरिएंट करें कि जो सिलेबस में दिया गया है उसका हर पहलू, हर हिस्सा अच्छी तरह से कवर हो। अर्थात ये जो कम आई है कट ऑफ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए खास तौर से जो मेहनती हैं, उनके लिए कितना सरल रास्ता है। अब वो बच्चे डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए जो कि केवल रटकर या कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़कर, बाजार में बिकने वाले नोट्स को पढ़कर सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। उन बच्चों को फायदा हो गया जो वाकई में पढ़ाई करने वाले हैं और जो वाकई में मेहनत कर कर हर स्टेज को क्रमवार कंप्लीट कर कर एक सफल कैंडिडेट बनने वाले हैं। साथ में सर, आपको नहीं लगता कि जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं जिनका यूपीएससी में नहीं हो पा रहा है, जिनको 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट जिन्होंने दे दिए, उनको अब आरएस देने में ज्यादा एडवांटेज मिलेगा? बिकॉज उनका जो एनालिटिकल जो अप्रोच है, जिस तरीके से वो आंसर राइटिंग करते हैं, अगर उनका पूरा जीएस का पोर्शन ऑलरेडी रेडी है, उनका सारे सब्जेक्ट्स उनके रेडी हैं, तो अगर आरएस की तरफ आते हैं, जो कि पहले उनके लिए एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहले उनको एनालिटिकल नहीं, उनको रोट लर्निंग वाले आंसर राइटिंग करने होते थे राजस्थान में आरएस के अंदर, तो उनके लिए चैलेंज था। लेकिन अभी उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो जो बच्चे 1-2 साल से दे रहे नहीं हो पा रहा, आपको लगता है सर उनको आरएस ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल तैयार करना चाहिए, अपने आप को मानसिक रूप से इमीडिएटली तैयार कर लेना चाहिए। और आज मैं अभी जब यहाँ पर आया, उससे पहले मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि आरएस का एग्जाम जो आईएएस के बच्चे दे रहे हैं एग्जाम को, उसमें क्या लिंक हो गया? मैंने कहा कि लिंक तो अब बहुत बड़ा स्थापित हो चुका है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए आपका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ये चांस की बात भी तो है, लेकिन आपने जो नॉलेज गैदर कर ली है, जो आपने तौर तरीका अपने अंदर अपना लिया है, किस प्रकार अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, किस प्रकार अच्छे उत्तर लिखने होते हैं, किस प्रकार के डायरेक्शन में हमें पढ़ाई करनी है, उसको बस थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, राजस्थान की नॉलेज को और गेन करिए और देखिए फिर आप कितने आसानी से आईएएस की प्रिपरेशन का फायदा आरएएस में सफलता के लिए प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। सर, एक और सवाल है जो बहुत सारे बच्चों का टेलीग्राम के ऊपर भी मेरे पास आया था कि आज के टाइम पे जब इतनी कम कट ऑफ गई है, तो और अगर फ्यूचर में अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर भी अगर कम जाती है, तो उसके लिए बच्चों को आज टाइम मैनेजमेंट और जो प्रेजेंटेशन है जो उनके मेंस आंसर राइटिंग के अंदर, उसका कितना बड़ा रोल है और उसकी प्रिपरेशन उनको कैसे अपनी बेटर बनाने की जरूरत है? क्योंकि यूपीएससी के अंदर भी जब हम देखते हैं तो वहां पर भी हमें प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सेम स्ट्रैटेजी अगर आरएस के अंदर और आरएस मेंस एग्जाम के अंदर भी अगर कोई लगाना चाह रहा है, तो कैसे आज से अपनी प्रिपरेशन में टाइम मैनेजमेंट और साथ में प्रेजेंटेशन दोनों अगर वो बेहतर बनाएगा, तो उसके मेंस में अच्छे नंबर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो सर, इस चीज को कैसे इंप्रूवमेंट करें? मैं आपको बच्चों, भुवनेश जी की चिंता, भुवनेश जी की बात के संदर्भ में आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। जो हम मिस करते हैं राजस्थान के अंदर, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा है, उसमें बहुत बड़ी चीज जो मिस हो रही है वो ये कि जो आंसर लिखने की ट्रिक है, उसके अंदर बॉक्स डायग्राम्स, पॉइंट वाइज आंसर लिखना और उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं जोड़ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ना। ये कुछ इंस्टीट्यूट द्वारा फैलाई गई प्रक्रिया है। कोई यूपीएससी ने थोड़ी स्थापित की है, कोई आरपीएससी ने थोड़ी स्थापित की है, ये कुछ इंस्टीट्यूट ने बना दिया है। और इस चक्कर में जो बच्चे अपना आंसर लिखते हैं, वो मुख्य जो डिमांड होती है क्वेश्चन की, उससे भटक जाते हैं। हम आपको शुरू से सिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट में अगर आप आएंगे तो आपको आंसर का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम बॉदर नहीं करेंगे आपको आंसर सिखाना डायरेक्ट, हम शुरू में आपको सिखाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनना है, डिमांड कैसे पहचाननी है। क्या करते हैं बच्चे, देखा कोई शब्द जान पहचान का मिला और आंसर लिखना शुरू कर दिया, बस यही तो मात खा गए। तो हमें डिमांड समझना और आंसर का स्ट्रक्चर बनाना, ये 2 मुख्य रूप से चीजें सीखनी है ताकि हम बहुत अच्छी तरह से अपने आंसर्स को लिख सकें। एक बात। दूसरा बात, हमारे को अप्रोक्सीमेटली 23 to 25 वर्ड्स पर मिनट लिखने हैं इस प्रश्न पत्र के उत्तर देने में। अब ये कैसे तैयारी हो? हमें इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जब भी हम आंसर राइटिंग करें, यानी कि आपने कोई टेस्ट सीरीज ली है, हमारे यहाँ अगर आप बैठकर उसको कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि जितना टाइम 23 वर्ड्स पर मिनट में लगना है, उस पर रोक दें आंसर। कितना भी लिखें आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि आपका आधा ही आंसर हुआ हो, चौथाई आंसर हुआ हो, लेकिन ये बॉदर करने की चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपका ब्रेन अपने आप सीखने लग जाता है
कि मैं 23 वर्ड्स पर मिनट कैसे लिखूंगा। ये प्रैक्टिस बच्चों आपको शुरू से करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगा कि मैं लिखना शुरू किया, मैंने आंसर नहीं हो पाया पूरा इस स्पीड से जो सर ने बताया, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस प्रकार जब आप 1 महीने तक अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आपका ब्रेन खुद तो स्ट्रक्चर बनाने लगेगा और खुद ही उस स्ट्रक्चर के अनुसार जिस आर्गुमेंट के रूप में जिस पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं वो स्वतः ही आपके मन से और आपके दिमाग से निकलने शुरू हो जाएंगे। ये है ट्रिक। साथ में सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अब मेंस का रिजल्ट आ चुका है और नियर बाय 2,500 बच्चे हैं जो कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है? जैसे कि लास्ट ईयर भी आपने एक पैनल लीड किया था रसोली में, जहाँ पे सर तो थे ही, लेकिन सर के साथ में जो हमारे चीफ सेक्रेटरी रिटायर हैं अशोक जैन साहब, वो भी थे, एक हमारे IPS भी थे, एक IFS भी थे हमारे साथ में। बहुत अच्छा पैनल था वो, और राजस्थान में उससे अच्छा पैनल कहीं पर भी देखने को नहीं मिला था। इनफैक्ट आपके पैनल के बाद में सर RPSC ने भी डिसाइड किया था कि उनके पैनल के अंदर भी जो ACS हैं और जो CS हैं वो लोग भी एड ऑन करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि राजस्थान में इतना अच्छा पैनल RS के एग्जाम के लिए जो है वो कभी किसी ने गाइड किया हो, मेंटोरशिप किया हो। तो सर इस साल भी आप गाइड करने वाले हैं, मेंटोरशिप करने वाले हैं और करने वाले हैं, तो सर कब से जो है वो आप प्लान कर रहे हैं सर इस मेंटोरशिप एग्जाम? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्योंकि लास्ट माइल क्लियर करना और इफेक्टिवली क्लियर करना बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। RPSC के अंदर जो इंटरव्यूज हैं उसके बारे में एक धारणा पहले अपनी दूर कर लीजिए। इन इंटरव्यूज में केवल नॉलेज चेक नहीं हो रही है, फर्क हो गया है। अब वो देखना चाह रहे हैं कि बच्चे क्या बोर्ड के साथ डायलॉग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। क्या बोर्ड को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, नहीं चल सकते, क्या बोर्ड का फोकस अपने ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये है। दूसरा, अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे? हमने पिछले बार इसका एक्सपेरिमेंट किया और मैंने UPSC की जो मॉक इंटरव्यू बोर्ड था अनअकैडमी का, उसके अंदर लगातार 5 साल तक मैंने चेयरमैनशिप करी थी। उन सबके अनुभव को हमने प्राप्त करते हुए एक पैटर्न बनाया। क्या बनाया? एक तो हमने गाइडलाइंस बनाई। पहले तो हमने गाइडलाइंस बनाई है बहुत अच्छी कि इंटरव्यू के अंदर कमरे में एंटर करने से पहले, कमरे में एंटर करने के बाद, इंटरव्यू के समय और इंटरव्यू से जाते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी आवश्यक हैं, इसकी खूब अच्छी प्रैक्टिस कराई। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन और जाते हुए लास्ट इंप्रेशन मार्क्स को हायर लेवल पर ले जाने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, एक बात। दूसरा, हमारे इंटरव्यू बोर्ड की एक बहुत बड़ी फर्क चीज है, वो ये कि हम उन क्वेश्चंस को पूछते हैं जो कि रिलेवेंट होते हैं, करंट से जुड़े होते हैं, केवल थियोरेटिकल कंसेप्ट्स पर नहीं जाते। अर्थात हम बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करने के प्रयास करते हैं, हम बच्चे को संबलित करने का प्रयास करते हैं। उसको नंबर नहीं देते कि हाँ भाई तुम्हारे इंटरव्यू में इतने नंबर आ गए, उससे तो बेचारा अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो पीछे धकेल दिया जाएगा। ऐसा नहीं, हम उसको तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? जैसे अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि हमने एक कंसेप्ट बना रखा है कि जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू के बाद बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए या वो प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाला है तो उसे माई मैन बनना है। और ये माई मैन का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझाना, उस इंटरव्यू के द्वारा आपको प्रशिक्षित करना, जिससे आप दूसरे बच्चों से जो कि अलग जगह अलग तरीके से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनसे फर्क करना। अब आप और इंपॉर्टेंट बात सुनिए। यहां तक तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि जब बच्चा इंटरव्यू पूरा हो गया तो उसको हम थोड़ी देर बाहर इंतजार करने के लिए बैठाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के बोर्ड के चारों मेंबर्स उस बच्चे की प्लस माइनस, यानी कि हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और सब कुछ स्वॉट एनालिसिस करते हैं। उस स्वॉट एनालिसिस करने में हम कम से कम 5 से 10 मिनट लगाते हैं और उसके बाद बच्चे को दोबारा बुलाया जाता है। अब बच्चे को एक एक चीज कि उसने कौन से आंसर का किस तरह से गलत उत्तर दिया या गलत तरह से उसका प्रेजेंटेशन किया या किस प्रश्न का अच्छा सा प्रेजेंटेशन किया, यानी कि उसको हम संबलित करते हैं और उसको समझाते हैं अच्छे तरीके से कि कौन से पॉइंट पर क्या चीज ऐड करने की आवश्यकता है और कैसे इंटरव्यू को और अधिक इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और इस आउटपुट के साथ उस बच्चे को रवाना करते हैं विद दिस प्रॉमिस कि इंटरव्यू से पहले अगर दोबारा उसको हमारी सहायता की हेल्प है की जरूरत है तो हम उपस्थित हैं और हमेशा
हम अपने इंस्टीट्यूट में हर बच्चे की जो हमारे इंटरव्यू बोर्ड में आके तैयारी करता है, हर क्षण तैयारी कराने में मदद करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे और आगे रहते आए। तो सर मैं यानी कि हम ये मान सकते हैं कि दिवाली के बाद में या फिर नवंबर के मिड के बाद में जो है वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे ख्याल से इतना लेट नहीं करेंगे हम। हाँ, हम दिवाली के बाद हाँ, जब एक बार बच्चे छुट्टी उट्टी बना लें, अपनी हाँ, खुशी मना लें कि भाई हमारा मेंस में एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद तैयारी शुरू कराएंगे। और हम इंटरव्यू करने से पहले कुछ क्लासेस भी लेने वाले हैं इस बार। ओके। उन क्लासेस के अंदर ऑनलाइन क्लासेस होंगी, वो ऑफलाइन भी होंगी, जिसके अंदर हम बच्चों को 2-3 क्लासेस में सिखाएंगे पहले कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। ये बिल्कुल नई चीज करेंगे हम इस बार। और उसके बाद फिर मॉक इंटरव्यूज में बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। तो हमारा ये सोच है कि दिवाली एक बार खत्म हो जाए, दिवाली का त्यौहार चला जाए, उसके बाद एक अच्छी सी तारीख देखकर बच्चों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, जिससे बच्चे बाहर जो डिफरेंट इलाकों में हैं अपने घर त्यौहार मनाने जाते हैं, जब वहाँ से वापस आएँ तो हम अंतिम सप्ताह में या नवंबर के फर्स्ट वीक में इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराना और इंटरव्यूज की तैयारी में बच्चों को लगन से पहुंचाना शुरू कर दें। और साथ में सर लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जिनका मेंस निकल गया है वो तो खैर ऑब्वियसली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो सर लेके आने वाले हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए सर जो कि अब 2026 का पेपर देंगे और अगले महीने नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं, और अगर नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन आता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो ये मान के चलते हैं कि 6 महीने का टाइम समवेयर बच्चे को जो है वो प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए मिल जाएगा और 3 महीने उसके बाद में मेंस के लिए मिलेगा। तो सर ये जो 6 महीने का टाइम है इसके अंदर अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? साथ में प्रीलिम्स का कोई स्पेसिफिकली बच्चे को कंटेंट का स्टडी करना चाहिए या फिर प्रीलिम्स और मेंस दोनों अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए? तो उसका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए 2026 के लिए सर? मैं आपको एक छोटी चीज बताना चाहता हूँ। मैं इस बात को इंतजार करवाना ही नहीं चाहता बच्चों को कि वो नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई तैयारी। एग्जैक्टली। मेरा ये विचार है कि हम अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं। राइट। अभी से एक बैच स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बच्चों उसके अंदर हम आपको सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स कराएंगे। और एक और चीज आप सीखिए कि हम लोगों ने इस तरह से सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की सोची है कि आपको पहले कोर सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए एज पर सिलेबस, और फिर उसके बाद राजस्थान का कंटेंट करंट अफेयर्स को जोड़ते हुए उसमें ऐड कर दिया जाए। अर्थात आप एक साथ केवल 6 महीने की तैयारी में मेंस और प्रीलिम्स की कंबाइंड रूप से तैयारी अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान रखने की बात है, हमने यहाँ पे बुक्स बनाई हैं जो बड़ा यूनिक, बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है। उन बुक्स को आप देखिए और जगह जो बाजार में बुक्स मिलती हैं, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर बुक्स मिलती है, उनको कंपेयर करने की बात कोशिश करिए। यहाँ के आके देखिए, हम लोगों ने बड़ा यहाँ पर फ्री सिस्टम कर रखा है। आप आइए उन बुक्स को देखिए, पढ़िए बैठकर। यहाँ पर हमारी लाइब्रेरी है बहुत अच्छी, उसके अंदर जाके आप अपने आप को नॉलेज के करीब ला के देखिए। आपको पता चलेगा कि कंटेंट जो हमने बनाया है उसको अगर आप 6 महीने अच्छी तरह से तैयारी कर लें, यानी कि 8 से 10 घंटे प्रतिदिन, तो कोई रोक नहीं सकता। मान लीजिए, क्योंकि हमने एक सिस्टम और स्टार्ट करना है बहुत जल्दी। जैसे अब नया बैच आएगा उसके अंदर उसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो पुराने बैच के साथ भी जुड़ेगा और नए बैच के साथ तो हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। वो है इंटेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम। और बच्चों, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये नहीं, जैसे और जगह होता है मेंटरशिप प्रोग्राम का क्या मतलब हुआ भाई, आपको मॉक टेस्ट देते रहे। नो, हम इससे बहुत कुछ आगे करने वाले हैं। यानी कि बच्चों के साथ लाइव इंटरेक्शन रेगुलर इंटरवल्स पर, जिससे बच्चे को अपनी समस्याएं हमें बताने में, रूबरू बताने में सरलता मिल सके, उसको मौका मिल सके, अपने हर डाउट को क्लियर कर सके। आंसर राइटिंग के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की तैयारी करने में जो उसको दिक्कत आ रही है, उसके अंदर हम उसको सही रास्ते पर पहुंचा सकें। अर्थात जैसे हमें लगे कि बच्चा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, उसको सीधा लाकर एक अच्छे रास्ते पर पहुंचा सकें। ये मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम होगा, ये हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम बच्चों को दिलाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, काफ़ी इंसाइटफुल रहा ये सेशन। और जिन भी बच्चों ने
अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनका मेंस एग्जाम निकल गया होगा, तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे। जो सर गाइडेंस देने वाले हैं उसमें आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने को मिलेगी। उसके अलावा जिनको मेंस का इशू है तो मेंस मेंटरशिप बैच में आपको हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप 2026 का बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो जैसा कि सर ने गाइड किया कि 6 महीने अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं और अगर साथ में करना का अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, जेन्युइनली अगर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए रास्ते ओपन है। एंड होपफुली आप इस वीडियो को अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह पे शेयर करिएगा, जिससे बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। और डरिए मत, 2024 की जो मेंस की कट ऑफ आई है, जो कम हुई है, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस है। वो आपके लिए डिमोटिवेशन नहीं, एक बहुत अच्छा चांस है ये दिखाने का कि अगर आप अच्छे राइट तरीके से अगर अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना सक्सेस है जो कि जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू एवरीवन। तो ये था कंप्लीट इंटरव्यू जहां पे हमने बात करी राकेश वर्मा सर से कि किस तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से आने वाली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से आप आने वाले मेंस के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो और आज से उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। साथ में मेंस मेंटरशिप बैच और अगर आपको इंटरव्यू गाइडेंस मेंटरशिप बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आर्यस ओनली की वेबसाइट पे जाके वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे आपको पर्सनलाइज्ड मेंस का और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जो कि अवेलेबल होता है। थैंक यू एवरीवन, सी यू अगेन, गुड बाय।